हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और हमारी बुक है हमारे अति थर्ड को हम आपका देख रहे हैं। पहला लेसन हमारे सामने है, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसके विषय की जो बेसिक पृष्ठभूमियां हैं हम उनको पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे, तारीखों के महत्व को समझने का प्रयास किया कि कैसे, कब तारीख क्या हुई, इतिहास को कैसे हमने पढ़ा और समझा, सरोखा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इतिहास का क्या महत्व है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको हम तारीख, समय, घंटों में हम नहीं बांध सकते और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिसका हमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि हम इनको ऐसे नहीं देख सकते। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। ठीक, आपके सामने है, सभी बुक खोल लीजिए। मैंने बच्चों से कहा था कि बुक लेके आनी है ताकि आप सामने देखने के साथ साथ डिजिटल बोर्ड में देख साथ आप बुक में भी उसको हाईलाइट और नोट प्रॉपर करते चले। सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं कि भैया समय के बारे में आप सोचें और आप उससे प्रेरित होंगे। अब हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो कुछ जानने में नहीं मिलेगी तो हमें प्रेरित होने के लिए उसका मौका मिलेगा, उसको समझने का हमको मौका मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक, समय को हमेशा साल, महीने, पैमानों में नहीं देखा जा सकता। आप समय को हम साल, महीने इत्यादि में आपका नहीं माप सकते। आए कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं कि हम साल, महीनों में नहीं मापते समय को? अगर साल को साल, महीनों में नहीं माप सकते फिर हम जनवरी, फरवरी और 1000, 2024, 2005, 10 ये क्या है? फिर इसको क्यों माप रहे हैं? कह रहे कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा। यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रिया हैं जिनके लिए कोई तारीख तय नहीं होती, कोई समय तय नहीं होता, ऐसे को हम साल और वर्ष के महीने में काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारतीयों ने किस दिन चाय पीना शुरू करा हम नहीं बता सकते कि 200 साल हुए, 100 साल हुए, 150 साल हुए, 50 साल हुए, किस तारीख से, किस मंथ से प्रारंभ किया, हम ये चीजें नहीं बता सकते। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ करना करना वाकई में आपका गलत साबित हो सकता है। ठीक, देख लिया इतना। जो एक लंबे समय तक आपकी चली आ रही, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह उठ के, सवेरे उठ के चाय पीना शुरू नहीं किया। ऐसे नहीं कि सवेरे सारे लोग उठे, चलो जी आज पूरा भारत चाय की चुस्की लेगा। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा और इस तरह से प्रक्रिया में कई चीजें स्पष्ट थी, उनकी तारीख स्पष्ट नहीं है और तिथि कोई स्पष्ट नहीं थी। इस तरह हम समय, ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। कह रहे कि ब्रिटिश जो शासन है उसकी स्थापना किस दिन हुई, इसके लिए कोई एक तिथि हम नहीं बता सकते कि भैया इस दिन मान सकते हैं कि तिथि हुई, लेकिन बहुत सारे रीजन और कारण को देखकर कह सकते हैं कि इसके बाद मजबूत हुए। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, भारतीय समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना संभव नहीं है। कह रहे भैया ये आंदोलन किस दिन हुआ, ये बाकी ये चीजें कैसे हुई, इसको बताना थोड़ा सा आपका संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटी हैं। सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। वे खास बदलाव दिखाई देने कब शुरू हुए इसके बाद देखेंगे। फिर तो लोग इतिहास की तारीख को जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है इस समय में युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरों को इतिहास माना गया है। जो बड़ी बड़ी घटना मिले हैं, बहुत सारे ब्यौरे हमको मिले हैं, जानकारी मिली है, उसी को हमने क्या मान लिया, उसी को हमने इतिहास मान लिया। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में था। यानी कि राजा महाराजा ने क्या लिखा है, किस तरीके से शासन किया है, किस तरीके से पॉलिसी बनाई है, कहाँ का राजा है, कब शासन ग्रहण किया, कौन सा युद्ध किया, उसी के बारे में ये सारी चीजें हैं। इतिहास लिखते हैं कि कौन सा साल राजा के ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, उसके बच्चों में उसके घर में बच्चा कब पैदा हुआ, कौन से साल उसने कब लड़ाई करी और कब मरा, और बाद में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई गई। अब इतिहास लिखा है तो हमने ये जो घटना है, ये जो आपका पूरा ब्यौरा है, इसी को हमने इतिहास कह दिया। इस तरह इतिहास की तिथियों को महत्वपूर्ण माना गया।
ठीक बनता रहा। जैसे कि पिछले 200 साल में इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहास बहुत सारे और मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगा। इतिहास कहाँ चला गया? दूसरे मुद्दों पर और दूसरे सवाल। जैसे दूसरे मुद्दे दूसरे सवाल कैसे हैं? पहला कौन सा था कि भाई राजा कब बना, शासन कब हुआ, उसकी शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या नीति, यानी कि राजा के जीवन वृत्तांत को लिखते थे और उसी को हमने इतिहास माना। लेकिन इतिहास अब दूसरे पहलू पर आ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब लोगों का खान पान, रहन सहन, रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है, क्या उनका गुजर बसर है, इन सारी चीजों को आपका देखा गया। ठीक, कह रहे हैं कि इस तरह से रोज रोटी चलाई और पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले और किस तरह से रियायतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति समाज किस तरह से बदले। तो जो इतिहास लिखने का जो तरीका था, अब इतिहासकार दूसरे पहलुओं पर जो गौर करने लगे, जो दूसरे पहलू पर बढ़ा कि समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, समाज किस परिवर्तन ला रहे हैं, समाज में कुरीतियां क्या है, समाज में बदलाव की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और इतिहास और विस्तृत होने लगा। यानी कि राजा और रानियों की कहानी और उनके जीवन वृत्तांत से हटकर समाज और सामाजिक में हुए बदले, जो आपके परिवेश हैं, उसको वो आपका लिखने लगा था। तो देख लिया हमने तो किस तरह से ये चीजें अब अलग तरफ भी आपका उनका ध्यान चला गया और अलग तरीके से उन्होंने देखा। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी तारीखें, कुछ तारीखें को महत्वपूर्ण मानना का क्या पैमाना है। आप किसी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसको किसी को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है? आप किस पैरामीटर के बेस पर तुम किसी तारीख को इंपोर्टेंट मानते हैं? भाई कुछ तो आपने पैरामीटर को सेव किया होगा, कुछ पैरामीटर तो आपने बनाए होंगे कि इस बेसिस के आधार पर हम किसी को इंपोर्टेंट मानेंगे। ठीक, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारे अतीत की कहानी को बुनते हैं, अतीत मतलब पास्ट की कहानी को बुनना मतलब उसको रखना, वे अपने आप ही महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। यानी कि वो महत्वपूर्ण कब नहीं है? जब हम उनको नहीं मान रहे, यानी कि जब हमने माना है तभी वो महत्वपूर्ण है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और हम नए मुद्दों पर ध्यान लगाते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो मुद्दों के ऊपर ही ये सारे कुछ आपका डिपेंड करता है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल को लिखा है, चाहे वारेन हेस्टिंग हो, उसमें शासन शुरू किया हो, वायसराय हो, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हुआ। अगले अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वेलेजली इत्यादि को पढ़ेंगे, रिपन इत्यादि को पढ़ेंगे। ठीक, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, हार्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय का एक सिलसिला है, उनका दौर था, वो आपका छाया रहता है। अधिकारी इन गतिविधि, नीति, उपलब्धता के आधार पर यह तय होता है या माना जाता है कि लोग जीवन में कोई बाहर की चीजें नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन क्रमशः शक्ति भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय और विषय बन जाता है। अलग अलग विषय और अध्याय आपका बन। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? ठीक, इसको देखते हैं। गवर्नर जनरल के इतिहास में चौखोटे पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों को, गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं कि भैया क्या वर्ग है, क्या गतिविधि है, किस तरह से समूह है, इन सभी चीजों को हम इसमें देखते हैं और कैसे हम इसको देख रहे हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े या टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, कुछ पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। ठीक, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर अध्याय में सामंजस्य रहे, उसका मकसद अलग अलग रूपों में रखना और उसकी प्रक्रियाओं और घटनाओं पर पेश करने में मदद करना है। इतिहासकार
इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चली उनकी भारतीय गतिविधियों के मायने में रखा जाता है। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। हर जाहिर है कि इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इतिहास जिन तिथियों को महत्वपूर्ण दिया गया जा रहा है वे बेहद महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, इसलिए नई तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कह रहे हैं अवधि कैसे तय करते हैं? आप कोई अवधियों को कैसे तय करते हैं? कह रहे हैं कि इस दिशा में 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा। बेसिकली इन्होंने कालखंड या टुकड़ों के रूप में लिखा। विशाल खंडों नामक एक किताब लिखी। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला भाग हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों का निर्धारण ज्यादातर लोग ने भी मान लिया। कह रहे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांट दिया, हिंदू टाइम पीरियड काल, मुस्लिम टाइम पीरियड काल और ब्रिटिश टाइम पीरियड काल। ठीक। और कह रहे बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या भारतीय इतिहास को समझने का यह तरीके में कोई समस्या नजर नहीं आती है? आप मुझे बताइए, क्या आपने किसी को हिंदू, मुस्लिम और इस तरह के पार्ट में बांट दिया और आपने कह रहे हैं कि ये सही है और बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया? क्या इसमें कोई कमी नजर नहीं आती आपको? इतिहास को आज हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर हमने प्रयास किया है क्यों कि हम इनको अलग अलग काल खंडों में बांट दें? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर में खासियतों और केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या रहती है कि हमको सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल पॉइंट्स हमको मिल जाए। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में विचार को दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि अवधि एक दूसरे की अवधि के बीच आए बदलाव में क्या महत्वपूर्ण है। मील को लगा कि सारे एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। कैसे हैं? सारे सभ्यता को मामले लगा वो सब आपका यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी है। भारत में अंग्रेजों के सामने पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता रहा। चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास का बेलगाम था। भाई पहले क्या दिक्कत थी? हिंदू और मुस्लिम थे, कोई तानाशाह शासक थे, चारों ओर धार्मिक बैर था, कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इस तरीके का, फिर जातिगत बंधन बहुत ज्यादा थे। ठीक। और अंधविश्वासों की बोलबाला था, हर चीज में अंधविश्वास चलता था। और एशियाई समाज, यूरोप के समाज अपने आप को आगे मानते थे। सॉरी, एशियाई का समाज अपने आप को पीछे लगता था। किससे? यूरोपियन को। यानी कि यूरोपियन लोगों को लगता था कि जो एशियाई समाज है वो आपका सभ्यता पिछड़ी हुई है और यूरोपियन सभ्यता आपका बहुत आगे है। ये ऐसे विचार, ये सब चीजों के बारे में हमने इसमें देखा। यानी कोशिश क्या था? यूरोपियन अपने आप को ज्यादा सभ्य मानते थे तुलनात्मक रूप से एशियन लोगों से, और वहां तानाशाह और शासन थे और जातिगत बहुत सारे अंधविश्वास का बोलबाला था। यही सारे कारण थे। देख लिया आपने? ठीक, ये यहाँ की स्थिति थी। बोलबाला था मिल की राय, मिल मतलब जेम्स मिल की राय, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। कौन कह रहे हैं? जेम्स मिल कह रहे हैं। यानी कि उनके मुताबिक भारत सभ्यता के पालने में नहीं है, भारत सभ्य नहीं है। वो कैसी ये बेहुदी बात कर रहे हैं कि भारत को सभ्यता की ओर ले जाना है? कब कह रहे हैं? जब हम मतलब अंग्रेज शासन चल रहा है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारतीयों में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान, कानून को लागू किया जाए। आप कह रहे हैं कि भैया अगर आप चाहते हो कि भारतीय लोग भी सभ्य बने तो पहले यूरोप वाला शिष्टाचार लाना पड़ेगा, यहाँ की जो वहाँ की कला है वो लाने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन को लाना पड़ेगा,
और बहुत सारे लो हैं जो आपके लगाने पड़ेंगे। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूमि भाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कब्जा, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। तो तुम्हें लग रहा है जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा सुखी जीवन दे देंगे? उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदू प्रगति नहीं कर सकता, हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि अंग्रेजों की ही हेल्प से ही क्या होगा, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा, ऐसा वो मानने लगे। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। क्या माना कि जो अंग्रेज शासन है वो क्या है? प्रगति का और सभ्यता का प्रतीक है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये प्रोग्रेस। और आपका परस्पति के अगर आप सिंबॉलिक के रूप में देखोगे तो वो ब्रिटिश शासन ही आपको दिखाई। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। कह रहे जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब तक क्या था? सब अंधकार में था। और क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? सोच के देखिए, आप किसी को कहो कि आप अंधे थे, कुछ था ही नहीं, अंधकार था, ना कुछ खाना जानते थे, ना पीना, ना उड़ना, ना बैठना, आपको कुछ नहीं आता। जब से अंग्रेज आए आप सब कुछ सीख गए। क्या इतिहास के इस दौर में हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? चलिए, अब आप तो ये क्वेश्चन को आप घर से पढ़ के लाएंगे कि जिस तरह से जेम्स मिल ने ये डिवाइडेशन किया है, क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? या जिस तरीके से उन्हें बताया कि यूरोप ज्यादा सभ्य है, एशिया सभ्य नहीं है, तानाशाह की प्रवृत्ति है, अंधविश्वास है, धर्म, रूढ़िवादिता, जातिगत बंधन है, सुखी कैसे होगा, संपन्न कैसे होगा, भारत की क्या भूमिका रहेगी, और ब्रिटिश उसको कैसा बनाना चाहते हैं, ब्रिटिश की सोच और प्रगति किस प्रकार की है, क्या ये देखना सही है? या जो बताया गया वो आपको सही दिखाई देता है? विचार करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल घर से जाके पढ़ आइए और देखिए क्या इतिहास के दौर को हिंदू मुस्लिम काल कहना क्या ये सही है या गलत है? सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है? चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।